Hello student. Today I am going to discuss part 8 of Principles of Inheritance and Variation. In this part we will discuss about the variation. First we will discuss about variations. Variations are morphological, physiological, cytological and behavioral differences among the individuals of the same species and offsprings of the same parents. So it's a difference between the individual of the same species and between the offspring of the same parents. So such type of morphological, physiological, cytological variations and differences are called variations. Variations do occur in clones. Here they are acquired. Here they are acquired caused by mutations. The acquired variation due to effect of environment and they are not inherited. तो यहाँ पे हम ये डिस्कस करना चाहते हैं कि वेरिएशन क्या चीज़ है। वेरिएशन किसी भी तरह का मॉर्फोलॉजिकल यानी अपीयरेंस में डिफरेंस हो, फिजियोलॉजिकल यानी उसकी फिजियोलॉजी में फ़र्क हो, साइटोलॉजिकल यानी जो स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड फंक्शन ऑफ सेल को अफेक्ट करता हो। तो कोई भी डिफरेंस जो एक स्पीसीज़ के इंडिविजुअल्स के बीच में हो या किसी एक पेरेंट्स के जो ऑफ स्प्रिंग हैं उनके बीच में जो वेरिएशंस आते हैं, डिफरेंसेस आते हैं, उनको हम वेरिएशन कहते हैं। यहाँ तक कि वेरिएशन क्लोन्स तक में भी पाए जाते हैं और इन वेरिएशंस को हम एक्वायर्ड या वेरिएशन कहते हैं एंड दे आर कॉज्ड बाय म्यूटेशन। क्लोन्स के अंदर जो वेरिएशन आ रहे हैं दे आर बिकॉज ऑफ द म्यूटेशन. One important thing is here that acquired variation, they are not inherited. They die with the death of that individual. ये variation next generation में inherit नहीं होते हैं because they are affecting the somatic part of the body and these variation are due to the effect of environment. यहाँ पर जो clones के अंदर variation हो रहे हैं ये environmental effect की वजह से उसमें mutations होता है और ये mutations इनहेरिट नहीं होते हैं, नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाते. नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ वेरिएशन. फर्स्ट वन इज द सोमेटिक और सोमेटाजेनिक वेरिएशन. दे आर द वेरिएशन विच अफेक्ट द सोमेटिक पार्ट और बॉडी सेल्स. दे आर ऑल्सो कॉल्ड द मॉडिफिकेशन और एक्वायर्ड कैरेक्टर्स बिकॉज दे आर गॉट बाय एन इंडिविजुअल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम एंड दे आर नॉन इनहेरिटेबल. They are caused by the three factors: environmental, use and disuse, and conscious effort. So first type of variation is the somatic variation. इसमें जो somatic body cells के हैं, somatic body parts में या body cells के अंदर होता है, except reproductive cells और gametes को छोड़कर body के किसी भी part में अगर variation हो रहा है तो उसको हम somatic variation कहेंगे. क्योंकि ये वेरिएशन एक इंडिविजुअल अपने लाइफ टाइम में अपने सराउंडिंग से, अपने एनवायरनमेंट से एक्वायर करता है, तो ये एक सोमेटिक वेरिएशन है और ये वेरिएशन नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट नहीं होता है. सपोज एक रेसलर है, वो अपने बॉडी में मसल्स डेवलप करता है ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, तो ये जो मसल्स जो डेवलप की गई हैं ये नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट नहीं होंगी क्योंकि ये एक्वायर्ड कैरेक्टर है. इस रेसलर ने ये जो मसल्स डेवलप किए हैं अपने अंदर, ये यूज ऑफ द ऑर्गन और कॉन्शियस एफर्ट की वजह से हुई है. तो कोई भी ऐसा वेरिएशन जो एक कॉन्शियस एफर्ट यानी एक यूज और कॉन्शियस एफर्ट की वजह से होता है वो एक एक्वायर्ड कैरेक्टर होता है. ये एक्वायर्ड कैरेक्टर कभी भी नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट नहीं होता है. Next is the germinal or blastogenic variation. They are produced in the germ cells of an organism and are inheritable. They may be already present in the ancestor or may be formed suddenly. तो नेक्स्ट टाइप का जो वेरिएशन है इसको जर्मिनल वेरिएशन कहते हैं. हमने ये डिस्कस किया था कि सोमेटिक वेरिएशन बॉडी के किसी भी पार्ट में होता है एक्सेप्ट germ cells. Germ cells are those cells which take part in the formation of gamete.
तो ये गैमेट बनाने वाले जर्म सेल्स के अलावा किसी भी बॉडी पार्ट में जो वेरिएशन होता है वो अभी हमने डिस्कस किया कि उनको सोमेटिक वेरिएशन कहते हैं. दे आर एक्वायर्ड एंड दे आर नॉट इनहेरिटेबल टू द नेक्स्ट जनरेशन. But the variation taking place in the germ cells, they are inheritable. They are passed on to the next generation. Now, these variations may be already present in the ancestor. या तो उनके ancestor में ये पहले से present होगा और वो एक next generation में transfer होगा, और ये may be formed suddenly. किसी भी mutation या किसी भी chromosomal या genetic change की वजह से ये ऐसा भी हो सकता है कि उनके एंसेस्टर में ये कैरेक्टर नहीं था, लेकिन म्यूटेशन की वजह से ये डेवलप हुआ. और म्यूटेशन कहाँ हुआ? देखिए, म्यूटेशन सोमेटिक सेल में भी होता है, म्यूटेशन जर्मिनल सेल में भी होता है, लेकिन इनहेरिट वही कैरेक्टर होते हैं. जब म्यूटेशन जर्म सेल्स में होगा तभी वो म्यूटेशन नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट होगा. जो सडन चेंज होते हैं दे आर बिकॉज ऑफ द म्यूटेशन. ये म्यूटेशन की वजह से होते हैं. So, if the mutation taking place in the germ cell, then such type of mutations may inherit to the next generation. Now, the germinal variations may be of two types. Continuous variation, they are also called the fluctuating variation. They fluctuate on either side of the mean or average for the species. The number of individuals will decrease with increase in the degree of fluctuation. They make an organism better fitted to struggle for existence in particular environment. What are the cause of continuous variation? Chance segregation of chromosome at the time of gamete formation and crossing over and recombination. Now the continuous variation क्या चीज़ होती है? Continuous variation हम कह सकते हैं कि a variation which fluctuate about the mean or average character. Suppose we can take the example of height in human being. Suppose this is an average height and 5 feet. We consider this height as an mean or average. अब जो continuous variation में क्या होता है कि कुछ 4 feet के होंगे, कुछ 4.5 फीट के होंगे, कुछ 5.1 फीट के होंगे, कुछ 5.5 फीट के होंगे. तो ये जो एक एवरेज कैरेक्टर है, बाकी के कैरेक्टर इसके आसपास फ्लैक्चुएट करते हैं. ये कंटिन्यूअस वेरिएशन है. इस कंटिन्यूअस होता क्या चीज़ हो सकती थी कि मान लिए एक हाइट 6 फीट की है और दूसरी हाइट अगर 2 फीट की है. किसी भी प्लांट में, एनिमल में अगर इस तरह का कैरेक्टर पाया जा रहा है कि एक मैक्सिमम हाइट है और एक मिनिमम, बीच में कोई दूसरी हाइट्स नहीं है, दूसरी हाइट वाले ऑर्गेनिज्म नहीं है, तो इसको हम डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन कहते हैं. लेकिन दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं कि स्किन कलर ह्यूमन बीइंग इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ कंटिन्यूअस वेरिएशन. स्किन कलर में भी हम देख सकते हैं कि दे आर वेरियस शेड्स. यहाँ पर एवरेज या मीन कैरेक्टर क्या हो सकता है कि एक सांवला कलर जिसे हम कहते हैं, उसको हम एक एवरेज या मीन कॉम्प्लेक्शन ऑफ स्किन कह सकते हैं. कुछ से लाइटर कॉम्प्लेक्शन वाले लोग होंगे, कुछ उससे डार्कर कॉम्प्लेक्शन वाले लोग होंगे. तो ये जो सांवला कलर है, कुछ इससे ज़्यादा साफ कलर के लोग होंगे, कुछ इससे ज़्यादा डार्क कलर के लोग होंगे. तो ये इसको कंटिन्यूअस वेरिएशन कहते हैं. यानी यहाँ पर स्किन कलर के बहुत सारे शेड्स पाए जाते हैं, इसलिए इसको कंटिन्यूअस वेरिएशन कहा जाता है. कॉज क्या है कि चांस सेपरेशन और सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन एंड क्रॉसिंग ओवर एंड रिकॉम्बिनेशन. इन दोनों की वजह से ये कंटिन्यूअस वेरिएशन इस इंडिविजुअल में डेवलप होता है. नेक्स्ट इज द डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन. दे आर कॉल्ड स्पोर्ट्स, saltation or mutation. They are developed all of a sudden. They are unpredictable and inheritable departure from the normal without any intermediate stage. Here no intermediate stage is found. अभी हमने डिस्कस किया था कि जो continuous variation है, there are lots of intermediate stages which fluctuate
around the mean character or average character, the organism in which mutation occur is called a mutant. जिसके अंदर म्यूटेशन होता है उसको हम म्यूटेंट कहते हैं. और जो डिसकंटिन्यूएशन म्यूटेशन है ये एक सडन चेंज होता है, अनप्रेडिक्टेबल होता है, इनहेरिटेबल होता है. यानी देखिए म्यूटेशन हमने सोमेटिक सेल्स में भी, सोमेटिक वेरिएशन में भी म्यूटेशन डिस्कस किया था. लेकिन सोमेटिक वेरिएशन में क्योंकि म्यूटेशन सोमेटिक सेल्स में हो रहा था इसलिए वो नॉन इनहेरिटेबल था. यहाँ पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये जर्म सेल्स के वेरिएशंस की बात कर रहे हैं. और जर्म सेल्स में अगर कोई भी म्यूटेशन होता है वो इनहेरिट होगा नेक्स्ट जनरेशन. दे आर कॉज्ड बाय क्रोमोसोमल एबरेशन लाइक डिलीशन, duplication, inversion and translocation. We will discuss about all these terms later. Change in chromosomal number through polyploidy and aneuploidy. This also we will discuss in next part. Next is a change in gene structure or gene mutation. So all these causes of discontinuation variation we will discuss one by one in coming parts of this chapter. First we will discuss about the genetic variation. Genetic variation means the variation in the genes. It is because of the two regions, the recombinant and mutation. Recombinant और mutations की वजह से इस तरह के genetic variation develop होते हैं. हम देखते हैं कि रिकॉम्बिनेशन क्या होता है. इट इज़ द रीशफलिंग ऑफ पेरेंटल जीन एंड देयर लिंकेज सो एज टू प्रोड्यूस न्यू जीनोटाइप. एंड रिकॉम्बिनेशन डेवलप्ड ड्यू टू 3 रीजन. रिकॉम्बिनेशन क्या है? इट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1 एंड देयर इज अ रीशफलिंग ऑफ क्रोमोसोम टेक्स प्लेस. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन क्लास 11 दैट देयर इज अ पेयरिंग of chromosome takes place, synapsis takes place during the zygotine stage. After that, in next step, Pachytene stage, there is a crossing over takes place, there exchange of material takes place between the different chromatids, and then chiasmata formation during the diplotin and dikinases, etc. So we have discussed all these stages of meiosis during the prophase 1 of meiosis 1. So recombination takes place during the meiosis, and cause of this recombination is the independent assortment during the gamete formation, random fusion of the gametes and crossing over. Independent assortment means that there are different types of characters, genes for different characters are present in a cell, and they independently assort without affecting each other to two different gametes. अलग अलग गैमेट में ये मेंडल का एक लॉ है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे इसका मतलब क्या होता है. नेक्स्ट इज द रैंडम फ्यूजन ऑफ द गैमेट. रैंडम फ्यूजन मीन्स इफ दे आर different types of gametes are present inside the body of an organism, then the variation depends on the types of gametes fused with each other. For example, crossing over, we have discussed that this is an stage during which the exchange of genetic material takes place during prophase 1 of meiosis 1. Next is mutation. Mutation are new, sudden, inheritable, discontinuous variation which appear in an organism due to permanent change in their genotype. म्यूटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारे जीनोटाइप या जीन्स में बदलाव कर देता है. ये हमारे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में चेंजेस ले आता है और ये एक परमानेंट चेंज होता है. लेकिन ये इनहेरिटेबल होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करता है कि म्यूटेशन किस जगह पर हो रहा है. अगर म्यूटेशन सोमेटिक सेल्स में हो रहा है तो ये नॉन इनहेरिटेबल होगा, और म्यूटेशन अगर जर्मिनल म्यूटेशन है तो ये इनहेरिटेबल होगा. तो यहाँ पर ये म्यूटेशन अपेयरिंग इन द जर्मिनल सेल्स आर कॉल्ड जर्मिनल म्यूटेशन एंड दे आर इनहेरिटेबल
Mutation appearing in the body cells means all the cells other than germinal cells they are called somatic variation and they are non-inheritable. Now, depending upon the cause of mutation are of three types. First is the genomatic mutation. This is due to the change in number of chromosomes. They are of two types. First one is the polyploidy and second is the aneuploidy. In polyploidy, we'll discuss later that there is a complete increase of complete set of chromosome takes place. Means there is increase of n number of chromosomes takes place. Here in aneuploidy, there is either increase or decrease of number of chromosomes. तो जीनोमैटिक म्यूटेशन में क्रोमोजोमल नंबर में चेंजेज आ जाते हैं. पोलीप्लॉइडी में क्या होता है कि कंप्लीट हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स इंक्रीज हो जाते हैं. नॉर्मली एक सेल जो है वो डिप्लॉइड होता है. अगर उसके अंदर पोलीप्लॉइडी पाई जा रही है तो उसके अंदर n नंबर, यानी डिप्लॉइड का मतलब है कि वो 2n होगा. और अगर ट्रिप्लॉइड पोलीप्लॉइडी उसमें पाई जा रही है तो उसमें कंप्लीट सेट इंक्रीज होता है, यानी जो ऑर्गेनिज्म होगा अब उसके अंदर 3 सेट क्रोमोजोम्स के पाए जाएंगे. अगर ये टेट्राप्लॉइड होगा तो यहाँ पे 1 या 2 क्रोमोजोम इंक्रीज नहीं हो रहा है, यहाँ पे पूरा का पूरा हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स इंक्रीज हो रहा है. अगर हम जैसे ह्यूमन बीइंग की बात करें तो हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स 23 होते हैं, तो उनके सेल्स में अगर इंक्रीज होंगे, पोलीप्लॉइडी पाई जाएगी तो पूरे 23 क्रोमोजोम्स एक साथ इंक्रीज हो जाएंगे. जबकि एन्यूप्लॉइडी में ऐसा नहीं है. यहाँ पर एक क्रोमोजोम्स इंक्रीज हो सकता है या डिक्रीज हो सकता है, 2 क्रोमोजोम्स इंक्रीज या डिक्रीज हो सकते हैं. तो यहाँ पर इंडिविजुअल क्रोमोजोम्स जो है इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं, उनके नंबर वेरी कर सकते हैं, 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, बट there is increase in the number of chromosomes, and in polyploidy there is increase in the haploid number of chromosomes. Next is the chromosomal mutation. This is the change in number and arrangement of genes in the chromosomes. We will discuss later कि यहाँ पर क्या होता है. यहाँ पर किसी भी पार्ट के डिलीट हो जाने की वजह से, किसी भी क्रोमोजोम में नए जीन्स ऐड हो जाने की वजह से, तो यहाँ 2 चीज़ें चेंज हो जाती हैं. एक तो नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ जीन्स किसी क्रोमोजोम में चेंज हो रहा है, तो इसको हम क्रोमोजोमल म्यूटेशन कहेंगे. नेक्स्ट है जीन म्यूटेशन, चेंजेज इन द फॉर्म एंड एक्सप्रेशन ऑफ द जीन्स इन द क्रोमोजोम. तो किसी एक पर्टिकुलर जीन में पर और ये सेकेंड और थर्ड में, दिस वन इज सेकेंड एंड दिस वन इज थर्ड. सेकेंड और थर्ड में जो डिफरेंस है, यहाँ पर क्रोमोजोमल पार्ट में किसी भी क्रोमोजोम में जो नंबर ऑफ जीन्स हैं वो कम ज़्यादा हो सकते हैं, डिलीट हो सकते हैं, ऐड हो सकते हैं. यहाँ पर एक पर्टिकुलर जीन में यहाँ हम क्रोमोजोम पर जीन की बात कर रहे हैं या जीन्स के अंदर की बात कर रहे हैं कि जीन म्यूटेशन में किसी विद इन द जीन कोई चेंज हो रहा है, यानी नाइट्रोजिनस बेसेस ऐड हो रहे हैं या डिलीट हो रहे हैं, तो उसको हम जीन म्यूटेशन कहेंगे. So first we will discuss about the genomatic mutation. This is due to the change in number of chromosomes. First one is the polyploidy and second is the aneuploidy. As we have discussed right now that it is a phenomena of having more than 2 sets of chromosome or genome. किसी भी सेल के अंदर, एक नॉर्मल सोमेटिक सेल के अंदर, there are diploid number of chromosomes are present. But due to polyploidy, complete set of chromosome और जीनोम के लिए हम कहते हैं कि हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोजोम. जीनोम का मतलब होता है हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोजोम. तो किसी भी इंडिविजुअल के अंदर अगर हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स इंक्रीज या डिक्रीज हो रहे हैं तो उसको हम पोलीप्लॉइडी कहेंगे. जैसे ये नॉर्मल सेल में डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स पाया जाता है,
नॉर्मल सेल के अंदर पाया जाता है, लेकिन किसी भी सेल के अंदर जो डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, अगर एक कंप्लीट जीनोम या एक कंप्लीट सेट या हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इंक्रीज हो रहे हैं तो ये 3n हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लॉइडी मीन्स a haploid set of n number of chromosomes, n number of chromosomes increase हो रहे हैं, complete haploid set increase, तो इसको हम ट्रिप्लॉइडी कहेंगे। यहाँ पर भी देखिए 2n plus 2n इक्वल टू 4n, ये टेट्राप्लॉइडी पाई जाएगी। यानी यहाँ पर एक या दो क्रोमोसोम इंक्रीज नहीं होंगे, यहाँ पर पूरा का पूरा हैप्लॉइड सेट इंक्रीज होगा। जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि ह्यूमन बीइंग में 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं 46, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे 23। तो अगर ट्रिप्लॉइडी पाई जा रही है 2n + n, तो यहाँ पर एक या दो क्रोमोसोम इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, यहाँ पर पूरे 46 + 23, ये क्या है, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो जो रिजल्टेंट सेल होगा उसके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे वो 3n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, तो इसको हम ट्रिप्लॉइडी कहेंगे। तो ये चीज़ याद रखिए कि पॉलीप्लॉइडी में सिंगल 1 और 2 क्रोमोसोम्स इंक्रीज नहीं होता है, यहाँ पर कंप्लीट सेट इंक्रीज। नेक्स्ट पॉइंट इज polyploidy occurs in nature due to failure of chromosome to separate at the time of anaphase due to non-disjunction or due to non-formation of a spindle fiber। ये आपको हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में कि नॉन डिसजंक्शन क्या चीज़ होती है। नॉन डिसजंक्शन में होता क्या है कि जो इसकी डेफिनेशन है कि नॉन सेपरेशन of homologous chromosome during the anaphase 1 of meiosis 1 is called non-disjunction। यानी एनाफेज 1 में जो होमोलोगस क्रोमोसोम हैं वो सेपरेट नहीं हो पाते हैं, और इसके सेपरेट ना होने की वजह से किसी एक सेल के अंदर कुछ क्रोमोसोम्स कम पहुंचते हैं और दूसरे सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इंक्रीज हो जाते हैं। दिस polyploidy can artificially be induced by some chemicals obtained from plants. These are the colchicine or granosine. Depending on the number of genome present in polyploidy, it can be triploidy, triploid, tetraploid, and polyploid. Triploid means if there are 3 sets of chromosomes are present, 3 haploid sets of chromosomes are present in an organism, तो वो organism एक triploid होगा। किसी भी organism में अगर 2 एक्स्ट्रा सेट, देखिए यहाँ पे नॉर्मल तो ये पाया जाता है, ये नॉर्मल 2n होता है, लेकिन यहाँ पर 2 हैप्लॉइड सेट और इंक्रीज हो गए हैं तो ये टेट्राप्लॉइड कहलाएगा। दूसरी चीज़, जितने भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो ऑड नंबर ऑफ प्लॉइडी वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं ये स्टेराइल होते हैं, मीन्स दे कैन नॉट टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन, ये स्टेराइल होते हैं। इसका रीज़न भी ये है कि इसमें सिनेप्सिस जाइगोटीन स्टेज में, गैमेट फॉर्मेशन के वक्त जाइगोटीन स्टेज में सिनेप्सिस नहीं हो पाती है, क्योंकि यहाँ पर 2 क्रोमोसोम तो एक दूसरे से सिनेप्स हो जाएंगे, लेकिन एक क्रोमोसोम यहाँ पर सिंगल होगा, एक क्रोमोसोम और होना चाहिए। तो यहाँ पर गैमेट फॉर्मेशन नहीं हो पाता है ड्यू टू लैक ऑफ सिनेप्सिस ड्यूरिंग द जाइगोटीन स्टेज। लेकिन ये तो जितने भी ऑड नंबर ऑफ हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वाले इंडिविजुअल हैं ये स्टेराइल होते हैं, और जितने भी इवन नंबर वाले होते हैं ये फर्टाइल होते हैं। Here it is given that polyploidy with odd number of genomes are sterile, and because odd number do not form synapses during the zygotine stage, they are therefore propagated vegetatively, for example banana and pineapple. These are the plants which are polyploid and they contain odd number of genomes in their cell, so they don't take part in the formation of seed. Fertilization does not take place because there is no gamete formation takes place in these plants.
Now the polyploidy can be of three types: autoploidy, alloploidy and autoalloploidy. First we will see this autopolyploidy. It is a type of ploidy in which there is numerical increase of same genome. सेम जीनोम अगर किसी इंडिविजुअल में बार बार इंक्रीज हो रहा है तो उसको हम ऑटोप्लॉइडी कहेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हैप्लॉइड जो जीनोम है वो ए है एंड देयर इज रिपीटिशन ऑफ ए। तो अगर सेम जीनोम बार बार रिपीट हो रहा है तो इसको हम ऑटोप्लॉइडी कहेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 जीनोम प्रेजेंट हैं सेम टाइप के, तो इसको ऑटो टेट्राप्लॉइडी कहेंगे। यहाँ पर 3 जीनोम प्रेजेंट हैं सेम टाइप के, तो इसको ऑटो ट्रिप्लॉइडी कहेंगे। नेक्स्ट वन इज द एलोपोलीप्लॉइडी. इट हैज़ डेवलप्ड थ्रू हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन 2 स्पीसीज फॉलोड बाय डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स. यहाँ पर क्या होता है कि पहले हाइब्रिडाइजेशन होगा, एक ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर इस तरह का गैमेट में इस तरह का जीनोम पाया जाता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म में बी पाया जाता है। इनके बीच में जब फ्यूजन होता है एक हाइब्रिड प्रोड्यूस होगा जिसके अंदर ए और बी होगा। अब यहाँ पे देयर इज इंक्रीज इन द जीनोम टेक्स प्लेस एंड बोथ द हैप्लॉइड दे डबल्स इटसेल्फ. डबलिंग यहाँ पर होती है, यानी ये ए अपने आप को डबल करेगा, ए हो जाएगा, और बी डबल करेगा तो बी हो जाएगा. तो आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन देयर इज ए डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स और हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स टेक्स प्लेस, देन दिस लीड्स टू एलोप्लॉइडी. इसकी वजह से एलोप्लॉइडी होता है. नेक्स्ट वन इज द ऑटो एलोपोलीप्लॉइडी. इट इज ए टाइप ऑफ एलोपोलीप्लॉइडी in which one genome is more than diploid set. Here also, suppose a gamete contain A, another gamete contain B, then after fertilization AB is formed. Here the difference between allopolyploidy and autoallopolyploidy, यहाँ पर दोनों में मैकेनिज्म सेम है. हाइब्रिड यहाँ भी बन रहा है, हाइब्रिड यहाँ भी बन रहा है. यहाँ पर दोनों डबलिंग इसकी भी हुई थी, डबलिंग इसकी भी हुई थी, लेकिन यहाँ पर डबलिंग सिर्फ एक क्रोमोसोम की होगी, एक की होगी, दूसरे की नहीं होगी. तो ये एक ऑटो एलोपोलीप्लॉइडी पाई जाती है, यानी इसमें दोनों चीज़ें पाई जाती हैं. ऑटो प्लॉइडी और एलोप्लॉइडी का जो मिक्सचर है ये ऑटो एलोप्लॉइडी पाई जाती है. तो देयर इज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेम जीनोम आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल. तो यहाँ पर एक ही जीनोम इंक्रीज होता है, यहाँ पर दोनों जीनोम इक्वली इंक्रीज होंगे. इसमें दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं ए 3 ए हो सकते हैं, बी. तो इसको हम, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही हैप्लॉइड जीनोम इंक्रीज हो रहे हैं, इसलिए इसको एलोप्लॉइडी कहेंगे. यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन के बाद एक ही हैप्लॉइड जीनोम का जो टाइप है वो इंक्रीज हो रहा है, तो इसको ऑटो एलोप्लॉइडी कहेंगे. नेक्स्ट इज एन्यूपोलाइडी. ये डिफरेंस हम पहले देख चुके हैं कि पोलीप्लॉइडी में क्या होता है. In polyploidy, there is increase in the complete set of chromosome. Haploid set of chromosome increase होते हैं. Aneuploidy में क्या चीज़ होती है? In aneuploidy, there is either increase or decrease in the one or more chromosomes.
तो पॉलीप्लॉइडी में देयर इज कंप्लीट हैप्लॉइड सेट इंक्रीज होता है या डिक्रीज नहीं होगा। अगर डिक्रीज होगा तो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएगा। यहाँ पे सिर्फ इंक्रीज होता है, यहाँ पर इंक्रीज और डिक्रीज दोनों होता है। और इंक्रीज और डिक्रीज क्या होता है, यहाँ पर कंप्लीट सेट नहीं होता है, उस सेट के अंदर एक क्रोमोजोम, दो क्रोमोजोम कम हो सकते हैं या ज़्यादा हो सकते हैं, तो इसको हम एन्यूप्लॉइडी कहेंगे। तो एन्यूप्लॉइडी इट इज़ ए फिनोमेना ऑफ हैविंग fewer or extra chromosome than the normal genome number of the species। किसी भी स्पीसीज में जो नॉर्मल जीनोम नंबर है, सपोज जो नॉर्मल जीनोम नंबर होता है वो 2n होता है, यहाँ पर क्या हो सकता है 2n+1, यानी कोई एक क्रोमोजोम इंक्रीज हो गया, 2n+2 हो सकता है, यानी यहाँ पे दो क्रोमोजोम इंक्रीज हो गए हैं। देखिए यहाँ पर हम n यूज़ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम सिर्फ नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स को लिख रहे हैं। हम यहाँ पर 2n नहीं लिख रहे हैं, 2n लिखेंगे तो ये पॉलीप्लॉइडी हो जाएगी। यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोजोम इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज भी हो सकता है, 2n-1, यहाँ पर एक क्रोमोजोम कम हो गया। जैसे ह्यूमन बीइंग में अगर 2n नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स कितने होंगे, 46 होंगे। अगर -1 लिखेंगे तो उस ह्यूमन बीइंग के अंदर सिर्फ 45 क्रोमोजोम एक सेल के अंदर प्रेजेंट होगा। एन्यूप्लॉइडीज कॉमनली अराइज ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन ऑफ द टू ऑफ द होमोलोगस पेयर। यहाँ पर भी जो कॉज है वो वही है, नॉन डिसजंक्शन ऑफ द होमोलोगस क्रोमोजोम पेयर ड्यूरिंग द prophase 1 of meiosis or during the anaphase 1 of meiosis, because non-disjunction takes place during the anaphase 1 of meiosis 1 or meiosis 2, so that one gamete comes to have an extra chromosome। एक गैमेट के अंदर, देखिए यहाँ पे 2n नहीं लिखा है क्योंकि यहाँ पर गैमेट की बात हो रही है। गैमेट के अंदर हम n+1 लिखेंगे। ये गैमेट के अंदर अगर लिख रहे हैं तो इसको हम n+1 लिखेंगे। अगर किसी सेल के अंदर लिख रहे हैं तो इसको हम 2n+1 लिखेंगे। किसी भी सेल के अंदर डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर गैमेट लिखा हुआ है कि गैमेट के अंदर एक क्रोमोजोम अगर इंक्रीज हो रहा है तो इसको हम n+1 लिखेंगे। दूसरा, अदर गैमेट्स बिकम डेफिशिएंट। दूसरे गैमेट में, क्योंकि अगर मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि 44+xy और दूसरा जो है 44+xx, ये फीमेल, इनके जो गैमेट्स बनेंगे, मेल जो गैमेट बनाएगा, सपोज यहाँ पर नॉन डिसजंक्शन पाया जा रहा है तो अगर ये दोनों क्रोमोजोम, नॉर्मली ये होना चाहिए एक स्पर्म में, लेकिन दोनों क्रोमोजोम में, दोनों सेक्स क्रोमोजोम एक ही गैमेट के अंदर आ गए, दूसरे के अंदर 22, सिर्फ 22 होगा, यहाँ पर कोई भी सेक्स क्रोमोजोम नहीं है। अब यहाँ कितने हो गए, 44 हो गए, यानी यहाँ पर ये तो n नंबर ऑफ क्रोमोजोम है +1, एक एक्स्ट्रा हो गया, सॉरी 24 हो गए, 23 होते हैं एक गैमेट्स के अंदर। नॉर्मली 23 क्रोमोजोम होते हैं, यहाँ पर 24 हो गए, तो इसको हम n+1 लिखेंगे क्योंकि ये हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोजोम है। 22+x इज द हैप्लॉइड, एक क्रोमोजोम यहाँ पर इंक्रीज हो गया। तो एनीप्लॉइडी में क्या होता है, एक या दो क्रोमोजोम इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं। यहाँ पर क्या होगा, जो हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोजोम से एक क्रोमोजोम कम हो गया, क्योंकि यहाँ पर 23 क्रोमोजोम्स होने चाहिए थे इस स्पर्म के अंदर, यहाँ पर 22 हैं और एक, तो इसको हम माइनस में लिखेंगे। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एनाफेज के वक्त जो ये सेक्स क्रोमोजोम है, एक सेक्स क्रोमोजोम को इधर आना चाहिए था, एक दूसरे एक्स को, वाई को दूसरे गैमेट में जाना चाहिए था, लेकिन इनके बीच में नॉन डिसजंक्शन हुआ और दोनों सेक्स क्रोमोजोम एक ही सेल के अंदर आ गए। नेक्स्ट इज, तो एन्यूप्लॉइडीज ऑफ टू टाइप्स, हाइपोपोलीप्लॉइडी और हाइपर पोलीप्लॉइडी। नाम से ही पता चल रहा है, हाइपो का मतलब है
there is decrease in the number of chromosome. Hyper का मतलब होता है there is increase in the number of chromosome. So first we will discuss the hyperpolyploidy, यानी number of chromosomes decrease. जैसे यहाँ पर number of chromosomes decrease हो रहे हैं, और ये क्यों हो रहे हैं? क्योंकि नॉन डिसजंक्शन की वजह से दोनों एक्स क्रोमोजोम एक ही गैमेट के अंदर चले गए, दूसरे गैमेट में कोई भी सेक्स क्रोमोजोम नहीं पहुंचा। तो इसको हम n-1 लिख रहे हैं, लेकिन जो सेल होगा उसमें हम 2n-1 लिखेंगे। इन दिस एन्यूप्लॉइडी one chromosome is devoid of its homologous pair, homologous chromosome. For example, Turner syndrome is a sex monosomy in which 44 plus X chromosome is found. तो यहाँ पर एक इंडिविजुअल के एक सेल के अंदर जो नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होने चाहिए थे उससे एक क्रोमोजोम कम है, यानी 20। किसी ह्यूमन बीइंग के अगर अंदर हम देखें तो 21 माइनस n 2n-1 का मतलब है कि नॉर्मली कितने पाए जाते हैं? 46 माइनस 1 इक्वल टू 45। तो इन मोनोसोमिक there is decrease in the number of chromosomes, there is only one chromosome is decreased. In nullisomic there is decrease in the two chromosomes are decreased from the total number of chromosomes, so they are deficient in complete pair of homologous chromosomes. अगर किसी एक क्रोमोजोम का कंप्लीट पेयर ही गायब हो जाता है, किसी सेल में नहीं पहुंचता है, जैसे इसके अंदर है, यहाँ पर कोई भी सेक्स क्रोमोजोम नहीं पहुंचा है, ऐसे इंडिविजुअल सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। अब मान लीजिए अगर ये एक गैमेट है जिसके अंदर कोई भी सेक्स क्रोमोजोम नहीं है, ये एग के साथ अगर फ्यूज करेगा तो उसके अंदर क्या होगा? सपोज यहाँ पर एक गैमेट बनता है जिसमें कोई भी सेक्स क्रोमोजोम नहीं है, और ये अगर किसी एग के साथ फ्यूज होता है जिसके अंदर एक्स क्रोमोजोम है, तो एक इंडिविजुअल डेवलप होगा जिसके अंदर 44 प्लस एक्स क्रोमोजोम होंगे। तो इस तरह का इंडिविजुअल सर्वाइव नहीं कर पाएगा जिसके अंदर एक ही सेक्स क्रोमोजोम प्रेजेंट हो। नेक्स्ट इज द हाइपरप्लॉइडी। They are of two types, trisomic and tetrasomic. There is increase in the number of chromosome. यहाँ पर number of chromosome increase होंगे. If there is increase next is the hyperploidy. In hyperploidy there is increase in the number of chromosome. यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोजोम इंक्रीज होंगे, चाहे एक क्रोमोजोम इंक्रीज हो रहे हैं या दो हो रहे हैं। जैसे यहाँ ट्राइसोमिक दिया हुआ है, देयर इज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ क्रोमोजोम, वन क्रोमोजोम इज इंक्रीज। हियर इट हैज वन क्रोमोजोम इन ट्रिप्लिकेट। फॉर एग्जांपल इन डाउन सिंड्रोम इट इज द ट्राइसोमी ऑफ 21, इट इज नोन एज ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोजोम। यानी इनके अंदर क्या होता है डाउन सिंड्रोम के अंदर, कि इनके अंदर नॉर्मली एक इंडिविजुअल के अंदर 44 प्लस XY, मेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स 46 होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जो क्रोमोजोम नंबर 21 है, देखिए हर क्रोमोजोम का एक पेयर होता है, यानी दे आर प्रेजेंट, इसको होमोलोगस पेयर कहते हैं। लेकिन जो 21 नंबर क्रोमोजोम है, यहाँ पर 2 क्रोमोजोम होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर 3 क्रोमोजोम हो जाता है, तो इसको हम ट्राइसोमी कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक क्रोमोजोम इंक्रीज हो रहा है। तो इसको हम शो कैसे करते हैं? 2n 44 हो गया, 2n नंबर ऑफ क्रोमोजोम प्रेजेंट हैं प्लस 1, यानी यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स कितने हो जाएंगे डाउन सिंड्रोम के अंदर? 47 हो जाएंगे। इसको हम क्रॉस करके आपको नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे, तो ये आपको और भी समझ में आ जाएगा। तो ट्राइसोमिक में देयर इज इंक्रीज इन द वन क्रोमोजोम इज इन ट्रिप्लिकेट। ट्रिप्लिकेट का मतलब है कि वहाँ 2 की जगह
2 की जगह 3 क्रोमोजोम पाए जाते हैं। इन टेट्रासोमिक देयर इज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ क्रोमोजोम, देयर आर 2 क्रोमोजोम्स आर इंक्रीज, तो इट इज़ कॉल्ड टेट्रासोमिक, यानी इसको हम जो लिखेंगे कि डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स 2n होता है। एंड इफ देयर इज इंक्रीज इन द नंबर 2 मोर क्रोमोजोम्स आर इंक्रीज, तो इसको हम टेट्रासोमिक कहेंगे। मान लीजिए कोई सा भी पेयर है, सपोज क्रोमोजोम नंबर 10, तो 10 नंबर का क्रोमोजोम है, वहाँ पर कितने क्रोमोजोम होने चाहिए? नॉर्मली 2 क्रोमोजोम होते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा क्रोमोजोम अगर हो गए तो इसको टेट्रासोमिक क्रोमोजोम कहेंगे।